So thank you Nidhi for इस invitation के लिए. Uh, my name is Anurag Rathore. I'm a professor IT Delhi में. Background मेरा undergrad BTech IT Delhi से किया था. उसके बाद मास्टर्स और PhD एक येल यूनिवर्सिटी करके है US में, वहाँ से किया था. और उसके बाद करीब 12 साल मैंने जॉब किया इंडस्ट्री में, और फिर करीब 11 साल पहले IIT दिल्ली वापस ज्वाइन किया. हमारा लैब का जो मेन काम है वो इस पे है कि जो बायोटेक वाली दवाइयां हैं उनको कैसे हम अफोर्डेबल बनाएं सबके लिए. अभी अगर आप देखेंगे दवाइयां खरीदते हैं हम लोग, तो ज्यादातर दवाइयां जो होते हैं वो केमिकल रास्ते से बनाए होते हैं. तो जो टैबलेट्स हम खाते हैं, जो कैप्सूल्स हम खाते हैं या सिरप्स लेते हैं, वो ज़्यादातर केमिकली डिराइव्ड प्रोडक्ट्स होते हैं और वो ज़्यादातर सस्ते होते हैं. तो आप देखोगे कि अगर हम एक दवाई का एक पत्ता लेते हैं तो वो 100 रुपए 150 रुपए इस रेंज में मिल जाता है, जो कि काफ़ी सस्ता है. लेकिन जो बायोटेक दवाइयां हैं, और ये दवाइयां हैं ऐसे रोगों के लिए जैसे कैंसर है, आर्थराइटिस है, सोराइसिस है, इस तरह की बीमारियों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं. और इनका ये ज़्यादातर इंजेक्शंस के तौर पे बिकते हैं, और एक इंजेक्शन तकरीबन 500 से लेके 10-20 हज़ार तक का मिलता है मार्केट में. तो अगर साल भर का किसी का खर्चा देखें, कोई कैंसर पेशेंट का खर्चा देखेंगे, तो वो एनीवेयर फ्रॉम 2 लाख से लेके 10 लाख 20 लाख तक भी आ सकता है. तो जो कि काफ़ी महंगा है और आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतना पैसा खर्च कर पाए. तो इस चक्कर में काफ़ी लोगों को ये इस तरह की दवाइयों का लाभ नहीं उठा पाते हैं, जबकि वो दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं. तो हमारी लैब का पर्पस यही है कि कैसे हम इन दवाइयों को सस्ता कर सकते हैं. और उसके ज़रिए जो अभी अवार्ड था, ये एजिलेंट थॉट लीडर अवार्ड, ये इस पे मिला था कि दवाइयों का चूंकि मामला है तो इनकी क्वालिटी का काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट को दिए जा रहे हैं, और अगर क्वालिटी सही नहीं होगा प्रोडक्ट का तो पेशेंट को फायदा नहीं होगा, और उल्टा ये भी हो सकता है कि पेशेंट को नुकसान हो और उसकी हेल्थ और भी ज़्यादा खराब हो जाए. तो क्वालिटी का जो है बड़ा इम्पोर्टेंस होता है दवाइयों में. और हमारी लैब इस पे काम कर रही है कि कैसे हम ये क्वालिटी को नापें, क्योंकि वो बायोटेक दवाइयाँ इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उनका क्वालिटी को नापना इतना आसान नहीं होता है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता. एक समस्या ये आती है कि बायोटेक दवाइयाँ और केमिकल दवाइयों में अंतर ये है, केमिकल वाले जो दवाइयाँ हैं जिन्हें फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कहते हैं, वो टिपिकल केमिकल रिएक्शन से बनाए जाते हैं. तो उसको बनाना रिलेटिवली आसान होता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो काफ़ी हद तक एक सा बनता है. तो जब कंपनी, कोई भी बड़ी कंपनी लेंगे जो इस तरह के ड्रग्स बना रही है, तो उनका जो बैच टू बैच जो फर्क आता है वो काफ़ी कम होता है. उसके कंपैरिजन में जब हम बायोटेक वाले दवाइयाँ बनाते हैं तो हम एक्चुअल सेल्स को यूज़ करते हैं, लिविंग सेल्स को. और लिविंग सेल्स के साथ समस्या फिर ये आ जाती है कि लिविंग सेल्स जो हैं चूंकि केमिकल्स नहीं हैं, तो अगर बहुत आप ध्यान से उन्हें मैनेज नहीं करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसमें काफ़ी वेरिएशन होंगे क्वालिटी में.
अब पेशेंट के लिए वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब पेशेंट, आई एम श्योर कि आप लोग भी कोई दवाई लेते हो मार्केट से, तो आप ये मान के चलते हो कि ये वही दवाई है जो आपने मतलब 6 महीने पहले खाई होगी, राइट? आप सोचते हो एग्जैक्टली वही है, और पेशेंट को वही चाहिए कि क्वालिटी जो है दवाई का वो कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो। लेकिन जब मैन्युफैक्चरर की तरफ से देखेंगे तो उसके लिए, चूंकि वो लिविंग सेल्स को यूज कर रहा है, ये काम करना बड़ा मुश्किल होता है कि कैसे हम बैच टू बैच जो है वही दवाई बनाए, नॉट एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, राइट? क्योंकि जो दवाइयां मार्केट में हैं वो तो दसियों साल तक मार्केट में रहती हैं। तो ये मतलब ये जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, और कैसे हम उसकी क्वालिटी को मेंटेन करें और कैसे हम उसको अफोर्डेबल बनाएं। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो है, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग, जिसमें ये है कि हम अभी अगर देखेंगे कैसे दवाइयां बनती हैं, तो वो एक तरह से उसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग से बनाते हैं कि आप एक स्टेप पहले पूरा करते हो, फिर वो मटेरियल लेके अगला स्टेप करते हो, फिर उसे लेके अगला स्टेप करते हो। तो ये तरीका काम तो करता है और इसी तरीके से सारी दवाइयां बनाई जाती हैं, लेकिन इसमें काफी वक्त की बर्बादी होती है, क्योंकि आपने एक स्टेप करा, फिर बीच में 5 घंटे 10 घंटे का गैप आ जाता है, फिर आप अगला स्टेप करते हो। इसकी जगह अगर हम कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग कर पाए, मतलब कि एक तरह से आप जैसे कार्स बनती हैं, असेंबली लाइन प्रोसेसिंग कहा जाता है, जिसमें कंटिन्यूअस चीज हो रही है और हर स्टेप जो है होती जा रही है प्रोडक्ट पे, और फिर वो अगले स्टेप पे चला जा रहा है खुद ही, तो वो कोई भी टाइम बीच में लैप्स नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसे करते हैं तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी बढ़ जाती है, तकरीबन 10 गुना तक बढ़ जाती है। तो अगर आप दिन में सपोज करिए 1 किलो दवाई बना रहे हैं, तो उसी सेटअप से कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग के जरिए आप 10 किलो दवाई बना सकते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी काफी कम हो जाता है, और उससे अब तभी दवाइयां, बायोटेक दवाइयां इतनी सस्ती तो नहीं हो पाएंगी जितना फार्मास्यूटिकल दवाइयां हैं, लेकिन ये है कि हाँ, एक काफी हद तक दाम कम किए जा सकते हैं। तो ये हमारा जो है एक बड़ा एरिया है जिस पे अभी फोकस कर रहे हैं, और अब हम जो टेक्नोलॉजी डेवलप किए हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि और जो कंपनीज जो इस तरह की दवाइयां बना रही हैं इंडिया में भी और बाहर भी, उनको हम वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर पाएं और दे पाएं। तो अगले 4-5 साल में इस पे ये काफी इंटरेस्टिंग एरिया होगा काम के लिए। दूसरा है ये जो दवाई की हमें क्वालिटी मापने का, तो कैसे हम आसान से आसान तरीके से उसको हम देख पाए कि वो दवाई सही है और उसकी क्वालिटी सही है या नहीं। तो इससे रिलेटेड भी हम लोगों ने अभी एक रिसेंटली एक तरीका निकाला है, जिसका मेन पर्पस है कि अगर दवाइयों में मिलावट और जिसे काउंटरफीटिंग कहते हैं, इसको रोकना, क्योंकि ये काफी पेशेंट के लिए बहुत ही डेंजरस चीज होती है कि अगर दवाई नकली है और पेशेंट को ऑब्वियसली पता नहीं है और वो ले रहा है, तो उससे काफी नुकसान हो सकता है पेशेंट की हेल्थ को। तो हम लोगों ने काफी सिंपल मेथड बनाया है, जिससे बहुत ही जल्दी, मतलब एज इन मिनट्स में, आप दवाई का एनालिसिस करके ये बता सकते हो कि ये दवाई असली है या नकली है। और अब ये मेथड जो है हम सरकार से, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स से बात कर रहे हैं कि अगर सरकार जो है इसको अप्लाई कर पाए और फिर उसको जल्दी टेस्टिंग करके इस तरह की मिलावट को पकड़ पाए और फिर एक्शन ले पाए,
क्योंकि अभी ये पकड़ना जो है बड़ा मुश्किल काम होता है। वो सैंपल लेके उन्हें लैब में भेजना होता है, फिर लैब महीने में एनालिसिस करके फिर वो बताते हैं, तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। और फिर तब तक उसको पकड़ पाना कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है बड़ा मुश्किल है। बट इस मेथड से वो मिनटों में वो ये चीज पकड़ सकते हैं, और फिर जो भी है दवाई बेचने वाले के अगेंस्ट या दवाई बनाने वाले के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं। तो एनीवेज, तो आई थिंक जस्ट टू इसको अगर हम समराइज करें कि मेन इश्यू जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं वो यही है कि कैसे हम दवाइयाँ, नई दवाइयाँ या जो दवाइयाँ मार्केट में हैं उनको कैसे हम सस्ता कर पाएं, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को, और भी काफ़ी देश हैं जिनका पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको वो ले पाए। तो एक और प्रोजेक्ट जिसपे हम काम कर रहे हैं वो है सांप काटने की दवाई। तो अभी अगर किसी को सांप काटता है तो उसको आपको हॉस्पिटल ले जाना होता है, क्योंकि जो उसकी दवाइयाँ हैं वो ना सिर्फ महंगी हैं, बट उनको रखने के लिए आपको स्पेशल फ्रिजेस और रेफ्रिजरेटर्स चाहिए होते हैं, जो कि बड़े हॉस्पिटल्स में ही होते हैं। तो लेकिन ये समस्या हो जाती है क्योंकि ज्यादातर जब सांप काटते हैं तो वो गाँव में, जंगलों में, ऐसी जगहों पे काटते हैं। तो जब तक पेशेंट को आप इस तरह के अस्पताल ले जाते हो, उसका काफी डैमेज उसकी हेल्थ का ऑलरेडी हो जाता है। कई बार पेशेंट मर जाता है, कई बार पेशेंट की काफी हेल्थ खराब हो जाती है। तो अभी हम लोग एक दवाई पे काम कर रहे हैं। तो अभी ये टेस्टिंग स्टेज पे है। अभी हम लोगों ने उसको माइस पे टेस्ट किया है और रिजल्ट्स उसके थोड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अभी ऑब्वियसली ह्यूमन टेस्टिंग करना है, तभी पता लगेगा कि काम कर रही है या नहीं। बट अगर ये काम करती है तो इसका ये है कि एक तो काफी सस्ती है, ऑलमोस्ट 50 से 100 गुना सस्ता ट्रीटमेंट होगा जो अभी मार्केट में है प्रोडक्ट्स के मुकाबले। और दूसरा अच्छी बात यह है कि ये स्टेबल है। तो ये ऐसी चीज है कि कोई भी खरीद के आप अपने पास रख सकते हो, अपनी जेब में। अगर आप जंगल में किसी वजह से जा रहे हो तो आप लेके जा सकते हो, या आप खरीद के अपने घर रख सकते हो, और ये सालों तक फिर स्टेबल रहेगी। तो आप जब भी, क्योंकि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो अचानक होती हैं, प्लान उस पर तो होती नहीं है, राइट। तो जब ऐसा हो, आपको सांप काटने का आपको हो या किसी और को हो, तो आप ये दवाई को यूज कर सकते हो। तो ये काफी प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं करीब अगले 6 महीने में ये पता लग जाएगा कि ये कैसा काम कर रहा है। और फिर अगर काम करेगा तो फिर हम किसी कंपनी के साथ मिलके इसको मार्केट में लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। सर, हिंदुस्तान में हो रही रिसर्च के बारे में ओवरऑल आपका क्या विचार है? क्या हिंदुस्तान में कटिंग एज टेक्नोलॉजी और साइंस रिसर्च हो रही है? आई थिंक अगर रिसर्च को देखेंगे हिंदुस्तान में, तो आई थिंक वो पिछले 20 साल में जब मैं स्टूडेंट था यहाँ पे, उससे कंपेयर करता हूँ, तो आई थिंक काफी काफी इम्प्रूवमेंट आ गया है। अभी भी मतलब ऑब्वियसली हम लोग उस लेवल पे नहीं रिसर्च कर रहे हैं जो दुनिया की सबसे अच्छी लैब्स हैं जिस लेवल पे। तो अभी वहां तक तो हम नहीं पहुंच पाए हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन ये तो पक्का है कि हर साल जैसे जैसे वक्त निकलता जा रहा है, क्वालिटी ऑफ रिसर्च जो हम लोग कर रहे हैं वो काफी तेजी से इम्प्रूव कर रही है। तो मेरी उम्मीद है, एंड आई थिंक अभी भी देखेंगे तो इंडिया में कई लैब्स ऐसे होंगे जो अपने एरिया में दुनिया की टॉप 10 लैब्स में होंगे। लेकिन वो है कि हमें ऑब्वियसली काफी आगे जाना है। कई सारे लैब्स जब इस लेवल के होंगे तभी मतलब देश की रिसर्च के बारे में
आप अच्छा कह सकते हो। तो अभी हम लोग वहाँ नहीं पहुँचे हैं, बट जैसा चल रहा है मुझे लगता है कि अगले 10-20 साल में हम लोग उस लेवल तक पहुँचने का चांस अच्छा है हमारा। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।